हेलो एवरीवन। हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिट 2 का पार्ट बी जो है एजुकेशन और पॉलिसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशन पॉलिसी के बीच में क्या लिंकेज है। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने पॉलिसी फॉर्मेशन जो टॉपिक था कि पॉलिसी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट जो हैं, 2 स्टेप हम लोग कह सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि पहला पॉइंट जो था वो था वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, जो कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, की देश की जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। तो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला स्टेप था, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या देखते हैं किसी पॉलिसी का निर्माण करते समय कि क्या एनालिसिस करते हैं, कंट्री का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्री की क्या लोकेशन है, क्या ज्योग्राफी है, क्या भौगोलिक स्थिति है उसकी, क्या पॉपुलेशन है, इकोनॉमी कैसी है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि क्या नीड है और क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है जिसके लिए पॉलिसी बनानी है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्या लोकेशन है देश की वो देखते हैं, क्या भौगोलिक स्थिति है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो है पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट था कंट्री बैकग्राउंड को देखना। सेकंड पॉइंट है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस देखेंगे हम लोग, डिसीजन मेकिंग देखेंगे, देश की कैसी पावर है, कंपेरेटिव वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है देश की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग कोई पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं तो देश की आर्थिक स्थिति को देखना, ये देखना कि हमारे पास में उस पॉलिसी से संबंधित रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। हमने पॉलिसी तो बना दी लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो पॉलिसी काम कैसे करेगी, ठीक है। पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, चौथा हम लोग देखते हैं इसमें एजुकेशनल सेक्टर। भाई हम लोग यहाँ पर बात किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात एजुकेशन की कर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी तो हम लोग यहाँ पर शिक्षा के विभाग को देखेंगे कि शिक्षा की क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, किस लेवल के लिए बनानी है, प्राइमरी के लिए बनानी है, हायर एजुकेशन बनानी है, सेकेंडरी के लिए बनानी है, पर हायर सेकेंडरी के लिए बनानी है। तो इस प्रकार से जो है एजुकेशन सिस्टम को देखा जाएगा। तो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण जो हम लोग करते हैं, एनालिसिस जो हम करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देश की, उसके अंदर हम किन किन पॉइंट को देखते हैं, कंट्री का बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, इकोनॉमी क्या है और एजुकेशनल सेक्टर क्या है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, या फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप जो था वो था जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शन, या जो हम लोग नीति बना रहे हैं उसके विकल्पों का, हिंदी में आप लोगों ने देखा नीति विकल्पों का सृजन करना। पॉलिसी ऑप्शन जो है उनका जनरेट करना, उनको या उनको क्रिएट करना। नेक्स्ट सेकंड हमारा स्टेप है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था, इसमें 2 मेथड जो है हम लोगों ने समझ लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शन, नीति विकल्पों का चयन, यह है आपका सेकंड स्टेप। इसमें कुछ मेथड हैं या मोड्स हम लोग कह सकते हैं जिसके आधार पर जो है नीति के जो विकल्प हैं, कि भाई हमने एनालिसिस तो कर लिया है, एनालिसिस करने के बाद में अब हम क्या ऑप्शन है हमारे सामने, किस प्रकार से हम ऑप्शंस में से चूज करेंगे या किस प्रकार से ऑप्शंस हम लोग निकालेंगे, किस प्रकार से पॉलिसी का निर्माण करना है। तो उसके क्या क्या मेथड है ऑप्शंस जो है जनरेट करने के। तो उसका सबसे पहला है सिस्टेमिक मोड। सबसे पहला कौन सा है, सिस्टेमिक मोड, ये मैंने आपको समझा दिया था। इसमें भी स्टेप आते हैं कि सिस्टेमिक मोड से हम लोग पॉलिसी को कैसे, ऑप्शन को कैसे जनरेट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, जनरेटिंग डेटा, मतलब
जिस प्रकार से हम रिसर्च करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से इस मोड में या इस मेथड में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं, जनरेटिंग डेटा। दूसरा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा। फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा को तैयार करना, फॉर्मुलेट करना डेटा का। थर्ड आता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ डेटा का शोधन करना, या हम लोग कह सकते हैं आंकड़ों का शोधन करना। तो सिस्टेमिक मोड या सिस्टेमिक मेथड में 3 स्टेप आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेटा को जनरेट करते हैं, सेकंड में हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं और थर्ड में शोधन करते हैं, यानी कि हमको कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से हम शोधन करते हैं, जब रिफाइन करते हैं, तो हमको जिन चीजों की आवश्यकता होती है हम उनको निकाल देते हैं, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं। तो उसी प्रकार से जो है डेटा के लिए भी ये किया जाता है कि जिस डेटा की हमको आवश्यक है ऑप्शन जनरेट करने के लिए, उनको हम लोग रिफाइन कर लेते हैं, बाकी डेटा को हटा दे देते हैं। तो ये हुआ सिस्टेमिक मोड या सिस्टेमिक मेथड, जनरेट करना, फॉर्मुलेट करना और रिफाइनिंग करना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को भी लाइव क्लास में पढ़ा दिया था। सेकेंड मेथड है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मोड, इंक्रीमेंटल को हिंदी में कहते हैं संचयी। ठीक है, अब इस मोड के अंतर्गत क्या होता है, इस मोड के अंतर्गत ऑप्शन जनरेट करने के इस तरीके के अंतर्गत जब हम पॉलिसी का निर्माण करते हैं तो पॉलिसी के हर स्टेप पर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चलते हैं, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो आगे फ्यूचर तक नहीं जा पाए। एग्जाम्पल के लिए हमने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी बनाने के बाद में स्टेप फर्स्ट हमने देखा, कोई भी मान लो पॉलिसी बनाई, इसमें स्टेप फर्स्ट देखा कि अगर हमें उसमें कोई कमी लगती है तो हम उस कमी को यही स्टेप फर्स्ट में खत्म कर देंगे, ताकि वो स्टेप सेकंड में नहीं पहुंच सके। ठीक है, अब जब सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे तब हमको कोई कमी लगेगी तो उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि और उसमें कुछ नया ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कुछ नया ऐड कर दिया जाएगा, फिर ताकि वो प्रॉब्लम जो है थर्ड में नहीं जा पाए। फिर जब हम थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे तो अगर वहां पर हमको कोई कमी लगेगी तो उसको वहां पर उसमें कुछ कमियों खत्म करके कुछ ऐड कर दिया जाएगा, ताकि वो फोर्थ स्टेप में नहीं पहुंच पाए। तो हम लोग इंक्रीमेंट करते जाते हैं, हर स्टेप पर कुछ ना कुछ चीजें नई ऐड करते जाते हैं और कमियों को खत्म करते जाते हैं, जिससे आगे फ्यूचर तक जो है वो प्रॉब्लम नहीं पहुंच पाए। तो इंक्रीमेंट यानी हम लोग नाम से देख सकते हैं कि कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग। और क्या इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि हर स्टेप पर जो कमी है पॉलिसी में, उस कमी को हम खत्म करते हुए चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसे एक्टिंग आउट अप्रोच, ध्यान रखना, इसे एक्टिंग आउट अप्रोच कहा जाता है। दूसरी बात ये क्या कहता है, ये जो मोड है या जो मेथड है, ये कहता है ये पॉलिसी मेकिंग जो है, ये कहता है कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो कैसी प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गत्यात्मक या गतिशील प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि हर स्टेप में कुछ ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो गतिशील है, हर चीज में ऐड होता जा रहा है, हर स्टेप में ऐड होता जा रहा है, तो कैसा है, वो गतिशील है। थर्ड बात ये कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है, पॉलिसी अगर बनाते हैं उसमें कोई भी सॉल्यूशन है वो 100% करेक्ट नहीं होता है। अगर पॉलिसी बनी है किसी चीज के लिए, उसका कोई सॉल्यूशन निकला है किसी प्रॉब्लम का, तो वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये कहते हैं कि हर स्टेप में कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चलना चाहिए, पुरानी कमियों को दूर करते हुए चलना चाहिए, ताकि जो सॉल्यूशन है वो काफी हद तक सही हो पाए। 100% सही नहीं हो पाएगा, लेकिन काफी हद तक सही हो पाए, इसलिए जो है हर स्टेप पर कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चलना चाहिए। तो यह है इंक्रीमेंटल मोड, जिसे एक्टिंग अप्रोच भी हम लोग कह सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग डायनामिक प्रोसेस मानता है और सॉल्यूशन के बारे में कहता है कि कोई प्रोसेस 100% नहीं सही होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया इंक्रीमेंटल, ये मैं आपको बता चुकी थी। अब थर्ड हम लोग देखते हैं कि थर्ड मेथड क्या है, थर्ड के बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं थर्ड कौन सा है। थर्ड का नाम है साइनॉप्टिक मोड। ठीक है, स्टेप थर्ड है, एक सेकेंड ना, साइनॉप्टिक।
साइनॉप्टिक मोड या फिर मेथड हम लोग कह सकते हैं। साइनॉप्टिक मोड क्या है? एक सिंगल प्लानिंग अथॉरिटी की बात करता है। किसकी? सिंगल प्लानिंग अथॉरिटी। ये सब वर्ड जो है हिंदी इंग्लिश में अगर हम लोग याद रखेंगे ज्यादा हम लोगों को याद है कि हिंदी में बहुत से नाम हो जाते हैं। तो सिंगल प्लानिंग अथॉरिटी की बात करता है, यानी कि इसमें पॉलिसी मेकिंग का जो तरीका है या ऑप्शन जनरेट करने का तरीका है, उसमें सभी हम लोग कह सकते हैं जो एस्पेक्ट होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है। मतलब कि इसमें इकोनॉमिक को भी शामिल कर लिया जाएगा, इसमें पॉलिटिक्स को भी शामिल कर लिया जाएगा, इसे सोशल को भी शामिल कर लिया जाएगा, कल्चर को भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? सिंगल प्लानिंग अथॉरिटी जो इंटीग्रेटेड की बात करती है, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशल, कल्चरल हर प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल करके जो है ऑप्शंस को जनरेट करने का काम किया जाता है, या प्लानिंग को प्लान जो पॉलिसी जो है मेकिंग का काम किया जाता है। सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, कल्चरल हो, सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या है? एक साथ सम्मिलित कर लिया जाता है। इसलिए इसे हिंदी में जो है सम्मिलित मोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सम्मिलित प्रणाली जो है इसको कहा जा सकता है कि सम्मिलित प्रणाली सबको सम्मिलित करने की बात करती है, एक साथ की बात करती है, इंटीग्रेटेड की बात करती है। सिंगल अथॉरिटी यानी सिंगल में ही सब कुछ शामिल कर लिया जाता है। तो ये है साइनॉप्टिक मेथड जो सम्मिलित की बात करती है, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल, कल्चर सबको जो है एक साथ जोड़ करके बात की जाती है ऑप्शंस की साइनॉप्टिक मोड के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया सिस्टेमिक मोड, इंक्रीमेंटल मोड, साइनॉप्टिक मोड। लास्ट द एडोक मोड। एडहॉक। ठीक है, अगला कौन सा है? एडहॉक मोड। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, इसके अंतर्गत ये प्रोसेस है जिसमें जो प्रॉब्लम होगी या जो इशू होगा वो आउटसाइड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम के बाहर की प्रॉब्लम होगी। मतलब जो प्रॉब्लम होगी जिसके लिए पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है वो एक्चुअल एजुकेशन की नहीं होगी, बल्कि एजुकेशन के बाहर की प्रॉब्लम होगी। लेकिन पॉलिसी का निर्माण किसके लिए होगा? पॉलिसी का निर्माण होगा एजुकेशन के लिए। समझ में आ रही है बात? एडहॉक मोड जो है उसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम है बहुत बार जो है वो एजुकेशन सिस्टम से नहीं रिलेटेड होती है, आउटसाइड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम की होती है, लेकिन फिर भी जो पॉलिसी है वो एजुकेशन से रिलेटेड बनानी पड़ती है, क्योंकि जो फोकस ग्रुप होता है वो एजुकेशन होता है। फोकस ग्रुप कौन सा होता है? फोकस ग्रुप एजुकेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो बाहर की होती है। आई बात समझ में कि प्रॉब्लम कहाँ की होगी या इशू जो होगा जिसके लिए पॉलिसी बन रही है वो कहाँ की होगी? वो आउटसाइड की होगी, एजुकेशन सिस्टम के बाहर की होगी प्रॉब्लम। लेकिन फोकस ग्रुप कौन सा होगा? पॉलिसी किसके लिए बनेगी? फोकस ग्रुप रखा जाएगा एजुकेशन को। तो ये एडहॉक मोड होता है जिसमें प्रॉब्लम होती है बाहर की, लेकिन फिर भी पॉलिसी बनाई जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। फोकस ग्रुप एजुकेशन को रखा जाता है, एजुकेशन को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, चाहे वो एजुकेशन के बाहर की प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी उसमें एजुकेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो होता है एडहॉक मोड। लास्ट है इंपोर्टेशन मोड। लास्ट है द इंपोर्टेशन मोड। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है किसी बाहर के जो देश है वहां की पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करते हैं। मतलब कोई बाहर की कंट्री है, वहां की कंट्री की कोई एजुकेशन पॉलिसी है, वहां की पॉलिसी को जो है हम अपने देश के अंतर्गत लेकर के आते हैं। जैसे हम लोग चीजें आयात करते हैं उसी प्रकार से जो है पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते हैं जो कि किसी और की होती है। अडॉप्ट करने में हम लोग ध्यान क्या रखते हैं कि वो जो हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारी सोशल नीड्स को ध्यान में रख करके हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमने अडॉप्ट तो करी है तो वो हमारी प्रॉब्लम के लिए सही है भी या नहीं है। मतलब अगर हम उस पॉलिसी को लागू करते हैं हमारे देश में
तो हमारी प्रॉब्लम जो है, इश्यूज जो है, उनका सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो इंपोर्टेशन में हम किसी और देश से जो है पॉलिसी को इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि ऑप्शन जनरेट करने के कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें पहला था सिस्टेमिक मोड, सेकंड था इंक्रीमेंटल, थर्ड था साइनोप्टिक, फोर्थ था एडहॉक मोड, जिसमें प्रॉब्लम एजुकेशन के आउटसाइड सिस्टम की होती है लेकिन फिर भी फोकस ग्रुप एजुकेशन होता है, और लास्ट था इंपोर्टेशन, यानी कि हम बाहर के देश की जो है पॉलिसी को अपने देश में अडॉप्ट करते हैं, इंपोर्टेशन मोड। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड की ऑप्शन जनरेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेप है कि हमने जो ऑप्शन जनरेट किए हैं, नीति विकल्प, यानी हमने हमारी पॉलिसी के लिए जो ऑप्शन जनरेट करे हैं, अब हम लोगों को उसका मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो थर्ड पॉइंट कौन सा हो गया? नीति विकल्पों का मूल्यांकन। जो जनरेट हमने करे हैं ऑप्शन, उनका हम लोग अब किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द जनरेटिंग ऑप्शन। तो आगे हम लोग देख रहे थे कि इवैल्यूएशन कैसे होगा। इवैल्यूएशन ऑफ द जनरेटिंग ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन हमने जिन मेथड का यूज करके ऑप्शन को जनरेट किया है, अब उनका हमको मूल्यांकन करना है कि सही प्रकार से ऑप्शन जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं मूल्यांकन में? हम लोग तीन चीजों को देखते हैं, फैसिबिलिटी, जिसे हम लोग साध्यता कहते हैं, साध्यता कह सकते हैं, या फिर हम लोग व्यवहार्यता कह सकते हैं। उसके अलावा क्या कह सकते हैं? प्रायोगिकता कह सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन हम लोगों ने जनरेट करे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या उसकी कॉस्ट जो है वो रहेगी, वो व्यवहार में है भी, सही है भी या नहीं है। ऑप्शन जो हमने जनरेट किए हैं वो व्यवहार में प्रैक्टिकली सही है भी या नहीं, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पर लागू किया जा सकता है या नहीं। तो हमने जो ऑप्शन जनरेट किए उनकी साध्यता को देखते हैं कि वो कितने साध्य हैं, कितने सही हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आकलन करने का तरीका। दूसरा हम लोग इसमें डिजायरेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, डिजायरेबिलिटी मतलब जिसके लिए पॉलिसी बन रही है, मतलब पॉलिसी का लाभार्थी कौन होगा, मतलब लाभार्थी कौन होगा, पॉलिसी किसके लिए बनाई गई है, किसको इससे लाभ मिलेगा। डिजायरेबिलिटी कि किसको इससे लाभ मिलेगा और किसके खिलाफ ये पॉलिसी जा रही है। दोनों बातें देखनी होती है। हमको ये भी देखना होता है कि कौन तो लाभार्थी होगा। भाई इस एजुकेशन के लिए बनी है तो कौन से बच्चे लाभार्थी होंगे, टीचर के लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है, किस चीज के लिए बनी है, तो लाभार्थी कौन होगा। दूसरा हमें देखते हैं किसके खिलाफ जा रही है, ये देखना जरूरी होता है कि कई बार ऐसा होता है हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन ना हो जाए, कई लोगों को पॉलिसी पसंद नहीं आए तो उसके खिलाफ आंदोलन भी हो सकता है। तो डिजायरेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि क्या कौन तो लाभार्थी होगा, यानी किसको उसका लाभ मिलेगा, और पॉलिसी कहीं किसी के खिलाफ तो नहीं जा रही है, इस बात को हम लोग देखते हैं। ठीक है, थर्ड में हम देखते हैं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसको गवर्नमेंट अफोर्ड भी कर सकती है या नहीं, यानी कि राजकोषीय घाटा जो है हमारे देश का वो उससे कहीं घटेगा, बढ़ेगा, क्या इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, फंड कहाँ से आएगा। ठीक है, क्या हम लोगों ने पॉलिसी तो बना ली है, ऑप्शन तो जनरेट कर लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी, कहाँ से धन की व्यवस्था होगी, कहाँ से फंड की व्यवस्था होगी, ये सब किसके अंतर्गत देखा जाता है, अफोर्डेबिलिटी में देखा जाता है। तो इवेल्युएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऑप्शन जनरेट हुए वो साध्य है या नहीं, व्यवहारिक है या नहीं, प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या टाइम रहेगा, क्या हर चीज को देख करके जो है उस ऑप्शन की साध्यता को देखा जाएगा, साध्य है या नहीं। सेकंड है डिजायरेबिलिटी, यानी कि किन लोगों को उसका लाभ मिलेगा और किन के खिलाफ जो है वो
ये पॉलिसी जा सकती है, ठीक है। दोनों बातों को देखा जाएगा, लाभार्थी कौन है, किसके खिलाफ जाएगी। अफोर्डेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उसको सरकार अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मतलब कि इसमें फंड की बात मेनली हम लोग देखते हैं अफोर्डेबिलिटी में। तो ये हो गया थर्ड स्टेप हमारा फॉर्मुलेशन का, कि नीति विकल्पों का मूल्यांकन करना। 3 स्टेप हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अब तक, एनालिसिस करना, ऑप्शन को जनरेट करना, ऑप्शंस का मूल्यांकन करना। चौथा जो है आपके पॉइंट है वो है नीतिगत निर्णयन, हिंदी में है नीतिगत निर्णयन। आपके स्टेप का नाम है मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। अब ऑप्शन जनरेट हो गए हैं, ऑप्शन का एवेल्युएशन हो गया है, अब हमको निर्णय लेना है, ठीक है। हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि हमको एक्शन लेना है। जो हमने डिसीजन लिया है, मतलब अब हम डिसीजन लेंगे, एक्शन आगे लेंगे। अब हमने ऑप्शन जनरेट करके अब हम डिसीजन लेने का काम करें। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिसी क्या होती है, एक सेट होता है आइडिया का और प्लान का, जिसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो अभी हम लोग कहा है कि हमने आइडिया देख लिया, हमने प्लान कर लिया, हमने ऑप्शन को जनरेट कर दिया, अब हमको क्या करना है, हमको डिसीजन लेना है, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि पॉलिसी जो है वो किस प्रकार से हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका हम लोग करेंगे, यानी कि पॉलिसी को जो है किस प्रकार से लागू किया जाएगा, पॉलिसी को कौन ऑपरेट करेगा। क्या देखते हैं कि हमने पॉलिसी जनरेट करी है तो उसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, उसको ऑपरेट कौन करेगा, ठीक है। उसको मॉनिटर कौन करेगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, उसमें कोई पॉलिसी अगर सही नहीं होती है, ठीक प्रकार से लागू नहीं होती है, तो कौन उसको ऑपरेट करेगा, किस तरीके से जो है पॉलिसी अपना काम करेगी। हम लोगों ने जो भी एनालिसिस किया है अब तक, जो भी एनालिसिस किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो लॉजिकल एनालिसिस किया गया है या नहीं किया गया, यानी हम डिसीजन ले रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं पॉलिसी के ऊपर कि हम लोगों ने अब तक जो काम किया है वो सही प्रकार से हुआ है या नहीं। उसमें हम लोग देखते हैं कि इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करेंगे, पॉलिसी ऑपरेट किस प्रकार से होगी, एनालिसिस जो हमने किया है वो लॉजिकल तरीके से किया है या फिर नहीं किया है, ये बात हमको देखनी होती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की हम लोग अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो दूसरी पॉलिसी पर बर्डन तो नहीं बन रही है, यानी कि अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम लोगों को ये भी देखना होता है, गवर्नमेंट ये भी देखती है कि ये पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर से तो रिलेटेड हो गई, लेकिन कहीं किसी दूसरी पॉलिसी पर बर्डन तो नहीं पड़ रही है, भार तो नहीं पड़ रही है, यानी या फिर उसमें कुछ इफेक्ट तो नहीं डाल रही है। एजुकेशन की है तो एजुकेशन के लिए ही काम कर रही है, दूसरी पॉलिसी में कहीं इस वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। दूसरी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक जितनी पॉलिसी बना ली है एजुकेशन से रिलेटेड, और अब जो पॉलिसी बनाई है, यानी कि पहले जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बन चुकी है, पहले जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बन चुकी है, और अब जो अब हम बना रहे हैं दूसरी वाली, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है, यानी कि पहले वाली जो एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी बन चुकी है, ठीक है, और अब जो प्रेजेंट वाली बनी है, प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी बनी है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है, यानी कि इसमें जो कमियां रह गई थी उसको इसके अंतर्गत खत्म किया गया है या नहीं किया गया है। यानी अगर हमने पॉलिसी बना ली है तो हमको ये भी तो देखना होगा कि पहले अगर कोई पॉलिसी बनी थी उसमें जो कमी रह गई है उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत खत्म कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। अगर वही कमियां रह गई हैं दोबारा से हम उसी को इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहले की एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी थी, उसका प्रेजेंट एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी से रिलेशन देखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि कोई जो कमियां हैं उनको खत्म किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेट किस प्रकार से होगी, कौन कौन ऑपरेट करेगा, एनालिसिस हमने जो किया है अब तक वो लॉजिकल हुआ है या नहीं, एजुकेशन सेक्टर से अगर पॉलिसी रिलेटेड है तो वो दूसरी पॉलिसी जो है, कोई अगर पॉलिसी दूसरी है उस पर बर्डन तो नहीं बन रही है, उस पर भार तो नहीं बन रही है जो पॉलिसी अब बनाई जा रही है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। पहले जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बन गई है उसका और अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है उनका रिलेशन देखा जाता है, कनेक्शन देखा जाता है, कमियों को देखा जाता है, दूर किया गया है या नहीं किया गया है। ये है हमारा स्टेप नंबर 4।
कि हम लोग डिसीजन क्या किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है डिसीजन लेने के लिए। अब हम लोगों ने जनरेट कर लिया, डिसीजन ले लिया, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना। कौन सा स्टेप हो गया? नीति कार्यान्वयन। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से जो इम्प्लीमेंट होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत कुछ याद रखने वाली बात नहीं है कि एक पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने से पहले या पूरे ग्रुप पर जिसके लिए पॉलिसी बनी है उस पर लागू करने से पहले उसे एक छोटे ग्रुप पर लागू किया जाता है। उसको एक, जैसे कि अगर हमने कोई पॉलिसी बना ली, जैसे अगर कोई पॉलिसी बनी है, मान लो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसको पूरे देश पर लागू करने से पहले, पूरी कंट्री पर लागू करने से पहले एक छोटे समूह पर जो है लागू करके देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से उस पॉलिसी को बनाया गया है या जो भी कमियां हैं उन सबको जो है उसके अंतर्गत देखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने वो पॉलिसी बनाई है, ठीक है, छोटे ग्रुप पर लागू करके हम लोग देखते हैं छोटे समूह पर लागू किया जाता है, पूरे देश पर लागू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमने उसको एक छोटे समूह पर लागू किया तो पॉलिसी के खिलाफ कोई मूवमेंट तो नहीं चालू हो गया, पॉलिसी के खिलाफ कोई आंदोलन तो शुरू नहीं हो गया है। भाई कई बार होता है पॉलिसी बनाई जाती है, लोगों को चेंज पसंद नहीं आता है, ठीक है, या वो चेंज चाहते हैं, दोनों रीजन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने पॉलिसी बनाई है, उसके खिलाफ कोई लोगों ने आंदोलन तो नहीं कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग देखते हैं एनालिसिस में कि डिजायरेबिलिटी की कौन लाभार्थी होकर किसके खिलाफ जा रही है। तो जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कहीं किसी के खिलाफ पॉलिसी चली गई तो कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट तो देश में चालू नहीं हो गया है। दूसरा हम देखेंगे कि पॉलिसी से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी से रिलेटेड जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी से संबंधित लोग हैं, वो अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग देखते हैं कि छोटे समूह पर लागू किया जाता है, कोई आंदोलन तो शुरू नहीं हो गया, प्रशासन ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन आधारों पर छोटे समूह पर लागू करने के बाद में अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉलिसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ भी हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। लागू करने के बाद हमें लगा कि पॉलिसी जो है पूरे देश पर लागू करने के बाद इसमें कोई आंदोलन हो सकता है तो हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, पृष्ठ पोषण जैसे हम लोग कह सकते हैं, हमें फीडबैक मिल सकता है पॉलिसी के लिए कि हाँ अच्छी है या बुरी है या कौन सी कमियां हैं। हम पॉलिसी को रीडिजाइन कर सकते हैं, अगर पॉलिसी सही नहीं बनी है तो उसको रीडिजाइन किया जा सकता है, रीअसेसमेंट कर सकते हैं हम उसका, वापस से हम उसको असेसमेंट कर सकते हैं उसका। ठीक है, मतलब पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, पुनः उसको डिजाइन किया जा सकता है, पृष्ठ पोषण है, मॉडिफिकेशन उसके अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जब हम लोग किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि एक छोटे समूह पर उसको लागू किया जाता है, हम लोग देखते हैं उसके खिलाफ कोई आंदोलन तो नहीं हो रहा है, पॉलिसी से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा। उन सब बातों को देख करके हम लोग पॉलिसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, हम लोग रीडिजाइन कर सकते हैं, हम लोग रीअसेस उसको कर सकते हैं। तो ये हम लोग 5 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो है सिक्स, जो है हमारा वो है पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि नीति के प्रभाव का आकलन। कौन सा है, नीति
पॉलिसी के प्रभाव का आकलन करना, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। पॉलिसी लागू कर दी गई है, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। पॉलिसी को जो है लागू कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया था वो उस उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्लानिंग से लेकर के और इम्प्लीमेंटेशन तक हम लोग जो है पॉलिसी का मूल्यांकन करते हैं कि पॉलिसी के अंतर्गत फंडिंग की कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है, कहीं फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, सोशल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है, कोई उसके अलावा इकोनॉमिक तो फंडिंग से रिलेटेड हो जाती है, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं आई है, और हमने जो बनाई है पॉलिसी वो उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ से लेकर के जब से हमने पॉलिसी का स्टेप फर्स्ट उसको प्लान करने से लेकर के और उसको इम्प्लीमेंट करने तक का जो है पूरा आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट की पॉलिसी को के प्रभाव का आकलन किया जाता है। नीति हमने लागू कर दी, उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो जिसके लिए बनाई गई थी उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है, उसमें अधिक ज्यादा फंड की आवश्यकता है, फंड की कमी पड़ रही है, इन सब बातों को जो है उसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। तो ये हमने 6 स्टेप पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनालिसिस करना। आपको ध्यान रहने चाहिए, ये स्टेप जो है आपको याद रखने चाहिए। एनालिसिस कर लिया, ऑप्शंस को जो है हम लोगों ने जनरेट कर दिया, जनरेट के मैंने आपको मेथड बता दिए। थर्ड हम लोगों ने क्या करा? जो ऑप्शन जनरेट करे थे उनका इवेल्युएशन कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा? इवेल्युएशन करने के बाद में फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? डिसीजन लेना, मेकिंग डिसीजन। जो हमने इवेल्युएशन करा उसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, वही मैंने बता दिया। उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हम लोग प्लानिंग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की जो है प्लानिंग की जाती है। 6th पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? 6th पॉइंट के अंतर्गत हम लोग इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं। पॉलिसी का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो ये है हमारे 6 स्टेप पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर के, कि पॉलिसी का निर्माण करने में कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो एनालिसिस, ऑप्शन जो है जनरेट करना, उसका इवेल्युएशन करना, डिसीजन लेना, प्लानिंग को जो है इम्प्लीमेंट करना और पॉलिसी इम्पैक्ट का असेसमेंट करना। ये 6 पॉइंट जो है आप लोगों को याद रहने चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंतर्गत। तो हम लोगों ने 6 स्टेप पढ़ लिए कि पॉलिसी को जो है किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मुलेशन का देख लिया है कि किस प्रकार से पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अभी जो है हमारा वो है अनुवर्ती नीति चक्र, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। यानी अभी हम लोगों ने स्टेप देखे थे कि पॉलिसी को किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया था, निर्माण किया था। अब ये नीति चक्र क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी पॉलिसी को जो है लागू कर दिया, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, लेकिन अगर हम लोगों ने देखा कि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, कह सकते हैं कि अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार का आंदोलन टाइप हो गया, तो इस प्रकार की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो नीति चक्र होता है ये हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से प्लान बी की तरह काम करते हैं। प्लान बी मतलब प्लान ए जो था वो हमारा पॉलिसी को लागू कर दिया लेकिन वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तो ये क्या है? प्लान बी होता है, जिसको क्या है? ये रीडिजाइनिंग का प्रोसेस होता है। रीडिजाइनिंग का प्रोसेस एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्लान ए हमारा फेल हो जाता है या ठीक प्रकार से काम नहीं करता तो ये प्लान बी की तरह होता है। रीडिजाइनिंग का प्रोसेस होता है कि फिर से जो है एक तरीके से जो है पॉलिसी को रीडिजाइन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, किस प्रकार से ये साइकिल चलता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एजेंडा होता है, यानी कि कोई लक्ष्य होता है जिसके लिए हम लोग पॉलिसी का निर्माण करते हैं। ये तो हम लोग पहले फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम इशू है उसके लिए, ठीक है, तो कोई एजेंडा होगा। सेकंड हम लोग कोई सेकंड एजेंडा के बाद में उसका फॉर्मुलेशन किया जाएगा, ठीक
ठीक है, नीति को बनाया जाएगा। फॉर्मुलेशन में वही स्टेप जो हमने अभी 6 पढ़े हैं, फॉर्मुलेशन में वही स्टेप आएंगे। ठीक है, थर्ड में हम उसको एडॉप्शन हो जाएगा उसका, हम लोग उस पॉलिसी को जो है अडॉप्ट कर लेंगे। अगर वो पॉलिसी सही प्रकार से बन गई है, निर्माण हो गया है, हर प्रकार से एनालिसिस कर लिया गया है, तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। फोर्थ में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। फिर क्या आता है, इम्प्लीमेंट के बाद में हम लोग देखते हैं इवेल्युएट करता है, उसको हम लोग लागू कर देते हैं। लागू करने के बाद में लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यहाँ पर आकर के हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, वो जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है या जिसके लिए बनाई गई है वो अपना सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो ठीक प्रकार से काम कर रही है, अगर वो सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है, अच्छे प्रकार से काम कर रही है, तो उसे आगे चला दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एजेंडा, फिर फॉर्मुलेशन, फिर अडॉप्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन, फिर मेंटेनेंस। अगर सक्सेस है तो आगे चली जाएगी। बट अगर हम लोग ये देखते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत, तो उसको या तो उसमें मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, या तो उसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होगी, या फिर जो है पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या पॉलिसी को जो है खत्म करने की आवश्यकता महसूस अगर हो रही है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो या तो हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कि अगर मेंटेनेंस में हम लोग देखेंगे कि अगर पॉलिसी अपना काम अच्छे से कर रही है, वो सक्सेसफुल है, जिसके लिए बनाई गई थी वो काम हो रहा है, तो वो पॉलिसी आगे जाएगी, उसको यूं चलती रहेगी। लेकिन अगर वो ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर रही है तो उसे वहीं पर ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चक्र चलता है कि पहले कोई एजेंडा देखा जाता है, फिर पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, जो स्टेप आपको बताए, उसके बाद में जो है उसका अडॉप्शन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और मेंटेनेंस किया जाता है। फॉर्मुलेशन के बाद में भी ये सब स्टेप जो है एक पॉलिसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन के स्टेप देख लिए हैं कि एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस के बाद में ऑप्शन को जो है जनरेट किया जाता है, ऑप्शन जनरेट के बाद में उसका इवेल्युएशन किया जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लेने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि उसको प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक छोटे समूह पर जो है उसको लागू किया जाता है, पूरे देश पर लागू करने की जगह। और उसके बाद में हम लोग जो है लास्ट में देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इम्पैक्ट का जो है हम असेसमेंट करते हैं या फिर मूल्यांकन करते हैं। तो ये तो थे फॉर्मुलेशन के स्टेप। लास्ट था हमारा नीति चक्र, पॉलिसी का साइकिल क्या होता है। तो पॉलिसी का साइकिल ये होता है, एक हम लोग कह सकते हैं ना कि प्लान बी की तरह होता है, ये सबसे पॉइंट है ना। तो इसमें एजेंडा, फॉर्मुलेशन, एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन और मेंटेनेंस, इस प्रकार से जो है इस चक्र को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। हमने यूनिट 2 का जो है पार्ट बी कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी में हम लोगों ने देख लिया कि पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, एजुकेशन एंड पॉलिसी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट के बीच में क्या लिंकेज है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो एक पॉलिसी का निर्माण करते समय ध्यान रखने होते हैं। वो हमने देखे थे कि इनसाइड और आउटसाइड थे। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन से इनसाइड है, कौन सा आउटसाइड है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मुलेशन, किस प्रकार से पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा, और सबसे लास्ट में था अनुवर्ती नीति चक्र या सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए हम लोगों ने यूनिट 2 का पार्ट बी जो है वो कंप्लीट कर लिया है आज। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 का पार्ट सी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।